आज का हमारा विषय है कॉलरिज का काव्य सिद्धांत या कल्पना सिद्धांत। तो आज हमें कॉलरिज के विषय में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो कॉलरिज के विषय में पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी बात तो यही हो जाती है कि ये स्वच्छंदतावादी कवि और आलोचक माने जाते हैं, तो पहली बात तो यही हो जाती है कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दो स्वच्छंदतावाद के बड़े कवि और आलोचक माने जाते हैं, अन्य कवियों की भांति। इसके बाद कॉलरिज जो है मूलभूत कल्पना की परिकल्पना सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। मतलब ये अपनी कल्पना और कविता की भाषा सिद्धांत के लिए ही प्रसिद्ध हैं। और इनकी जो प्रमुख ग्रंथ है, कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेटिया इनका एक प्रमुख ग्रंथ है जो आप सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर परीक्षा में इनके और भी ग्रंथों का नाम पूछ देता है तो उसमें जो ग्रंथ आते हैं उनके नाम भी जान लीजिए, अगर कभी पूछ दिया तो आप बता सकेंगे। जैसे लेटर्स, द फ्रेंड, लेटर्स ऑन शेक्सपियर, और एनिमा पोइतेई। देखिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया नाम तो आप जानते ही हैं, जो सबसे प्रसिद्ध है, परीक्षा में कई बार आता है। इसके अलावा जो इनके प्रमुख कृतियां हैं उसमें लेटर्स, द फ्रेंड, लेटर्स ऑन शेक्सपियर, एनिमा पोइते, ये जो लास्ट वाली है इनके मरणोपरांत आई थी, तो ये सबसे अंतिम कृति है इनकी। ठीक, अब इसके बाद इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसमें आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको देखना है। तो सबसे पहले वो कला किसे मानते हैं। तो देखिए, कॉलरिज ने कला के लिए, वैसे इनका सिद्धांत बहुत ही व्यापक है लेकिन सरल भाषा में समझिए तो कला जो है अनुभूति, संवेदना मतलब ग्रहण करने की क्षमता, संवेदना करने का मतलब है ग्रहण करने की क्षमता, कि कैसे किसी चीज़ के प्रति आप संवेदनशील है, और भाव, इन तीनों के मिलने से, परिपूर्ण होने से कला का निर्माण होता है। और कविता का विकास मनुष्य के विकास के समान है। इस सिद्धांत से हम अपने आप पहुंच जाते हैं किस पे, जैव सिद्धांत पे। तो काव्य में अगर पूछेगा कि जैव सिद्धांत के अनुसार कार्य बताने वाले, वो भी कॉलरिज हैं। ये सिद्धांत महत्वपूर्ण बनता है परीक्षा की दृष्टि से। और तीसरा, अभी तक हम पढ़ते आते हैं कि काव्य के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है, काव्य के लिए, लेकिन कॉलरिज जो है काव्य के साथ साथ आलोचना में भी कल्पना को महत्वपूर्ण मानते हैं। पहले ये तीन बिंदु को ऐसे ही समझ लीजिए। पहला, कला के निर्माण में अनुभूति, संवेदना और भाव तीनों का, जैसे नाटक में संकलन त्रय है उसी तरह कॉलरिज ने इन त्रय का प्रयोग किया है, अनुभूति, संवेदना और भाव का। दूसरी बात, कविता का विकास मनुष्य के विकास के समान होता है। जैसे कि मनुष्य का विकास होता है वैसे ही कविता का विकास होता है। तो ये जैव सिद्धांत के समीप चला जाता है। तो काव्य में जो जैव सिद्धांत है उसको देने वाले कॉलरिज हो जाते हैं। आलोचना हेतु भी कल्पना काव्य ये महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब अभी तक काव्य के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती थी कल्पना, लेकिन कॉलरिज ने इसको आलोचना के लिए भी महत्वपूर्ण माना है। अब चौथा, जैसे हमारे वर्ड्सवर्थ मानते हैं कि काव्य भाषा और गद्य भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। इस सिद्धांत का खंडन, मतलब इस सिद्धांत का खंडन कॉलरिज करते हैं। देखिए, वर्ड्सवर्थ के दो बातों का ये खंडन करते हैं कि काव्य भाषा और गद्य भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं, इसका खंडन करते हैं कि अंतर बिल्कुल है। और दूसरा, मध्यम और निम्न वर्गीय समाज की भाषा काव्य की भाषा होती है, ये वर्ड्सवर्थ बताते हैं। लेकिन कॉलरिज आकर के इस भाषा को नकार करके अभिजात्य भाषा का प्रयोग का समर्थन करते हैं। तो दो बातें ध्यान दीजिएगा,
वर्ड्सवर्थ क्या दो बातों में ये विरोध करते हैं। पहला, काव्य भाषा और गद्य भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं है। दूसरा, मध्यम और निम्न वर्गीय भाषा जो सामान्य बोलचाल की भाषा है वो काव्य का विषय है, ऐसा वर्ड्सवर्थ बताते हैं, लेकिन इसका ये विरोध करके बताते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि अभिजात्य भाषा का प्रयोग करना ज़्यादा उत्तम होगा। तो ये 3-4 चीज़ें आप अच्छे से समझ लीजिए, तो इससे कूट से संबंधित प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है अगर कॉलरिज के विषय में आएगा। वैसे तो सबसे आसान क्वेश्चन तो यही हो गया कि इनका प्रमुख ग्रंथ बताइए और अन्य ग्रंथ। दूसरा, कॉलरिज किस युग के हैं, ठीक। और तीसरी बात, कॉलरिज प्रत्ययवादी आलोचक भी माने जाते हैं, प्रत्ययवादी, इसको भी ध्यान दीजिएगा कि कॉलरिज प्रत्ययवादी भी माने जाते हैं। तो इसके पश्चात इन्होंने जो मेन सिद्धांत दिए हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। पहला देखिए, काव्य क्या है? अनुभूति, संवेदना और भाव तीनों त्रयी का मिला हुआ संपूर्ण रूप है। कविता का विकास मनुष्य के विकास के समान है। ये कैसा सिद्धांत बन रहा है? जैव सिद्धांत, जैसे मनुष्य का विकास होता है वैसे कविता का भी होगा, तो कॉलरिज ने दिया था। आलोचना हेतु भी कल्पना महत्वपूर्ण है। अभी तक काव्य के लिए थी, लेकिन कॉलरिज ने इसको आलोचना के हेतु भी महत्वपूर्ण माना। अगला, काव्य भाषा और गद्य भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं है, ऐसा बताने वाले थे वर्ड्सवर्थ। लेकिन इसी बात को नकारते हुए कॉलरिज ने कहा कि इसके बीच तात्विक अंतर होता है। कविता क्या है? सर्वोत्तम समय में सर्वोत्तम क्रम विधान की भाषा का प्रयोग कविता में किया जाता है। आप लोग कॉलरिज की काव्य की परिभाषा पढ़े होंगे। दूसरा, मध्यम और निम्न वर्गीय समाज की भाषा यानी बोलचाल की भाषा को काव्य की भाषा मानने वाले थे वर्ड्सवर्थ, लेकिन कॉलरिज कहते हैं कि जरूरी नहीं कि इसी भाषा का प्रयोग किया जाए, भाषा में अभिजात्यता या उच्चपन होना आवश्यक है। तो इतनी चीज़ें कॉलरिज के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो उनके कल्पना और रम्य कल्पना में अंतर तथा प्रज्ञा और प्रतिभा का अंतर है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण बनता है। इसका आप अपना हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, आपको अब प्रज्ञा और प्रतिभा के विषय में जान रहा है जो कॉलरिज ने कहा है। देखिए, बहुत ही व्यापक तरीके से नहीं, लेकिन इसको आसान तरीके से अगर समझाया जाए प्रज्ञा और प्रतिभा, तो प्रतिभा आपको अपने आप दिख रहा होगा कि जन्मजात होती है, प्रज्ञा मस्तिष्क से संबंधित होगी। तो इस अर्थ में इन्होंने जो बताया, तो देखिए, सबसे पहले हम उठाते हैं प्रतिभा को। प्रतिभा कैसी होगी? सहज, जन्मजात। दो चीज़ें तो एकदम ध्यान दीजिएगा, प्रतिभा जो होती है वो सहज, जन्मजात, इसके अलावा कल्पना, सृजनशील होगी। इतनी बातें आपको प्रतिभा के विषय में एकदम याद होनी चाहिए कि ये सहज, जन्मजात, कल्पना और सृजनशील होगी। और जब इतनी चीज़ें आप सृजन कर रहे हैं तो ये अपने आप कैसी बन जाएगी? मौलिक। तो प्रतिभा कैसी होनी चाहिए? सहज, जन्मजात, कल्पना, सृजनशील और मौलिक। अब आती है प्रज्ञा की बात। तो प्रज्ञा देखिए, जब ये सहज है तो ये कैसी होगी? अर्जित, ठीक है। अगर ये कल्पना है तो ये कैसी होगी? रम्य कल्पना। ये सृजनशील है तो ये कैसी होगी? संयोजनशील। और ये मौलिक है तो ये कैसी होगी? पराश्रित। ध्यान से देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप प्रतिभा की विशेषताएं जानते हैं तो अपने आप प्रज्ञा की विशेषताओं को आप कर लेंगे। देखिए, प्रतिभा अगर सहज और जन्मजात है तो प्रज्ञा अपने आप क्या होगी? अर्जित होगी। अगर ये काल्पनिक है तो ये रम्य कल्पना या फैंसी या फैंटेसी कह सकते हैं। इसी को हम गौड़ कल्पना के नाम से भी जानते हैं। अभी आगे कल्पना और गौड़ कल्पना का अंतर बताया जाएगा। सृजनशील होगी तो ये संयोजनशील होगी। ये मौलिक है तो ये पराश्रित होगी। इतनी बातों को आप अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि प्रतिभा सहज, जन्मजात, कल्पना, सृजनशील और मौलिक होती है, वहीं प्रज्ञा अर्जित, रम्य कल्पना, संयोजनशील और पराश्रित होती है। चलिए अब आगे देखते हैं।
कॉलरिज ने एक और चीज़ बताई थी कि जो हमारा काव्य होता है वो वैज्ञानिक कृतियों से किस अर्थ में भिन्न होता है। तो उसको बस एक लाइन में समझ लीजिए कि जो काव्य होता है उसका तात्कालिक लक्ष्य क्या है? सत्य न होकर आनंद है। इस बात को समझिए, काव्य का तात्कालिक लक्ष्य सत्य न होकर आनंद है। वही वैज्ञानिक कृतियों का लक्ष्य ठीक उल्टा कर लीजिए, आनंद न होकर सत्य है। तो कॉलरिज ने ही बताया था कि भाई कि काव्य का तात्कालिक लक्ष्य सत्य न होकर आनंद है। उन्होंने ये कहा कि काव्य वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है क्योंकि वह तात्कालिक लक्ष्य उसका आनंद होता है, न कि सत्य। ये कॉलरिज का ही कथन है। तो इन दोनों का अंतर भी आप स्पष्ट समझ गए होंगे। अब इसको आगे देखिए। देखिए, कॉलरिज की जो गिनती होती है वो पाश्चात्य के 3 महान आलोचकों में की जाती है। अब वो 3 महान आलोचक क्या थे उनको आप एक बार देख लीजिए। वैसे ये प्रश्न अभी तक बना नहीं। वो 3 महान मतलब पाश्चात्य जगत के जो महान आलोचकों की त्रयी है उसमें गिनती होती है। तो हमारा जो पाश्चात्य के आरंभिक आलोचक है महान अरस्तु प्लस प्रथम स्वच्छंदतावादी लोंजाइनस और तीसरे ही आते हैं ये कॉलरिज। इन 3 को पाश्चात्य में महान त्रयी के नाम से भी जाना जाता है, अरस्तु, लोंजाइनस और कॉलरिज। तो ये अभी तक प्रश्न बना नहीं है। वैसे अगर कभी बनेगा तो आप बता सकेंगे कि इन तीनों में से कौन महान आलोचकों में, मतलब इन तीनों का नाम रहेगा, चौथा कोई आलोचक रहेगा जिसका नाम नहीं रहेगा, तो उसी को आप टिक लगा सकते हैं आसानी से। अब हम अपने सबसे मूल विषय जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, कल्पना और रम्य कल्पना, प्राथमिक और गौड़ कल्पना। इस टाइप से एक चीज़ समझिएगा। देखिए, हम अगर कल्पना को 2 भागों में जब विभाजित करते हैं कॉलरिज के अनुसार, देखिए कल्पना है, एक तो हो जाएगी मुख्य, दूसरी गौड़। एक को हम कह सकते हैं प्राथमिक, दूसरे को आनुषांगिक। ठीक, तो ये इसका मेन अंतर है, मुख्य गौड़ या प्राथमिक आनुषांगिक के रूप में। अब इसी को आपको समझना है कि मुख्य कल्पना क्या है और गौड़ कल्पना क्या है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य कल्पना जो होती है वो सभी में होती है। सभी में होने का मतलब सभी मनुष्यों में, सामान्य मनुष्यों में पाई जाती है। दूसरी बात ये, जब सभी में होगी तो ये हमें क्या दिखाएगी? दुनिया की सारी वस्तुएं, जो चीज़ें सभी देख सकते हैं वही सामान्य मनुष्य भी देख सकता है, तो उसी को मुख्य कल्पना कहते हैं। मतलब दृश्य जगत, मतलब दुनिया की सारी चीज़ें, दुनिया की सारी चीज़ें जो आपके दृश्य हैं वो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब जब सारी चीज़ें जो दुनिया में दिख रही हैं वही चीज़ें दिखाएगी, तो ये किसका विषय है? प्रत्यक्ष ज्ञान। सीधी सी बात है, जो दुनिया की चीज़ें ही देखनी है और सामान्य मनुष्य को देखनी है तो किसका विषय बन जाएगा? प्रत्यक्ष ज्ञान का। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखिए, मुख्य कल्पना सामान्य मनुष्य के लिए है, मतलब किसी विशेष के लिए नहीं, ध्यान दीजिएगा, सभी के लिए है। और दुनिया की वो सारी चीज़ें देख सकता है, यानी कि प्रत्यक्ष का विषय है। ठीक, तो ये क्या है? सभी इसको कर सकते हैं। मतलब हम, आप, कोई भी मनुष्य ये सारी चीज़ें, इस कल्पना को जान सकता है। तो ये कैसी बन जाएगी? सहज। इस बात को फिर से समझ लीजिए। एक कल्पना अगर आप समझ लेंगे मुख्य, तो अपने आप गौड़ को समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मुख्य कल्पना जो होती है वो सभी मनुष्यों के लिए है। सामान्य रूप से दुनिया की जो सारी चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत, जितनी भी दृश्य चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, यानी कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित है। तो जब इतनी चीज़ें हैं कि हमें अपने आप समझ में आ रही है, तो ये कैसी बन जाएगी? सहज। अब आते हैं गौड़ या आनुषांगिक कल्पना। तो ध्यान दीजिएगा, ये सामान्य मनुष्यों के लिए है, तो ये कैसे मनुष्यों के लिए हो जाएगी? विशेष। विशेष मतलब कवि, कवि विशेष है। अब ये सामान्य मनुष्यों की थी, तो ये किसकी बन रही है? विशेष मनुष्यों की। मुख्य से ही आनुषांगिक कल्पना का जन्म होता है, इसी पे आश्रित भी है। इसी में से कुछ वो नया खोज करके कवि बन जाएगा।
जो सामान्य मनुष्य नहीं समझ पाते, कवि उसको अपने आप अपनी कल्पना में अपना विषय बना देता है। इसीलिए इसको हम कैसी कल्पना मानते हैं? काव्य की कल्पना। ये काव्य की कल्पना मानी जाती है। ठीक। दूसरी बात, ये प्रत्यक्ष ज्ञान, देखिए जो आपको प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसमें क्या है, जो आपकी सारी चीजें उसका प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा था, इस वाली कल्पना में जो प्रत्यक्ष चीजें हैं उसे कवि अपने अनुरूप बनाता है, अपने सोच के अनुरूप बनाता है, समझ लीजिए। कहने का मेरा मतलब यह है कि कवि अगर घड़ा देखेगा तो वो अपनी नई सोच या क्रिएटिविटी से उसे सुराही बना देगा, ऐसा समझ लीजिए। और तीसरी बात, ये सहज नहीं होती, ये सहज नहीं है, बल्कि कैसी है? विशिष्ट है। कुछ ही लोग कवियों में इसका चीज़ें आ सकती हैं, ये सहज नहीं कि सबके लिए। ये कैसी हो जाएगी? विशिष्ट। तो मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना, इनके बीच यही अंतर है। और गौड़ कल्पना को ही हम क्या कहते हैं? रम्य कल्पना। और यही कल्पना काव्य की कल्पना होती है। काव्य हेतु इसी कल्पना की आवश्यकता होती है। सामान्य कल्पना तो सबके पास होती है, कवि के पास ये वाली कल्पना होती है, जिसके कारण वो ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकता है। अब चलिए, अब इसके विषय में एक दो लाइन में लिख दे रहा हूँ जो कि आपके काम की हैं, उसको भी देख लीजिए। यूजीसी आदि की परीक्षाओं में इसके कूट बनने की संभावना रहती है, तो इसलिए आपने दिमाग में रखिए, तो आपका कूट वाले प्रश्न नहीं गलत होंगे। वैसे आसान प्रश्न तो हो ही जाएंगे अब, कि इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है, इनके अन्य ग्रंथ कौन से हैं, ये कैसे आलोचक हैं, किन में इनका स्थान दिया जाता है, इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। तो ये आसान प्रश्न है, ये आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए, पहली हो गई मेरी मुख्य कल्पना, और दूसरा बताना है आपको गौड़ कल्पना। तो ये मुख्य कल्पना होती है, वो मानव की जीवन शक्ति मानी जाती है। मतलब सहज रूप से ये सब में है, मानव की जीवन शक्ति मानी जाती है। असीम जगत, आप ऐसा समझिए, ये असीम जगत की सारी घटनाओं, वस्तुओं, असीम जगत के अनंत सर्जन को, मतलब असीम जगत में जो भी कुछ बना हुआ है, सर्जित हुआ है, उन सारी चीज़ों को ससीम मन में व्यक्त करने वाली कल्पना। कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उसको आपके मन में व्यक्त करने वाली कल्पना, या फिर प्रतिकृति व्यक्त करना, या उसकी प्रतिकृति करने वाली कल्पना, जेरॉक्स कॉपी करने वाली कल्पना, उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य कल्पना। मतलब ये तो सबके पास है, हम आप सबके पास, लेकिन कवि हमसे किस अर्थ में भिन्न होता है? वो आती है गौड़ कल्पना। देखिए, पहली कल्पना हमारी मानव जीवन शक्ति है, असीम जगत के अनंत सर्जन को ससीम मन में व्यक्त करती है, उसकी प्रतिकृति बनाती है, वो क्या लाती है? मुख्य कल्पना। अब जो गौड़ कल्पना है वो इसी प्राथमिक कल्पना से क्या है? बनी होगी। देखिए, प्राथमिक कल्पना से ही गौड़ कल्पना का सृजन हुआ है। तो ये क्या मानी जाती है? मुख्य कल्पना का निचला स्तर। जो गौड़ कल्पना है वो मुख्य परिकल्पना कर मुख्य कल्पना का निचला स्तर है। ठीक, पहली बात तो ये हो गई कि ये इससे प्रमुख, ये अपने आप ही मुख्य है, तो ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, जाने दीजिए, निचला स्तर है। तो ये क्या करती है? इसमें कवि स्वयं सृष्टि करता है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो दुनिया में सृजन हुआ है उसके अलावा जब एक नई दृष्टि से स्वयं सृष्टि होने लगती है तो वो रम्य कल्पना, गौड़ कल्पना या आनुषांगिक कल्पना का भाग होती है। ठीक, अब इसीलिए इस कल्पना को काव्य की कल्पना या काव्य की क्रियाशील कल्पना कहा जाता है।
ठीक, इतनी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसके अलावा कुछ बातें और हैं कॉलरिज के संबंध में, वो भी जान लीजिए। चलिए अब आप लोग कल्पना और फैंटेसी, इन दोनों में भी जो मूल अंतर है उसको भी देख लीजिए। जैसे आप लोग प्रज्ञा और प्रतिभा का अंतर अभी शुरुआत में देखे थे, वैसा ही कुछ अंतर कल्पना और फैंटेसी के बीच भी है। तो आप इसे, कल्पना को आप आत्मिक, जब आत्मिक है तो ये भी कैसी होगी, सहज ही होगी, सहज प्रक्रिया। सहज, इसकी जगह आप इसको सजीव भी बोल सकते हैं। कुल मिलाकर के कल्पना क्या है, आत्मिक, सहज, सजीव तरह की प्रक्रिया होगी, और इससे आपके नए नए विषय, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान, जैसा कि पहले बताए थे, जितनी भी गोचर वस्तुएं हैं उनका प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित होगी। ये आत्मिक नहीं है तो कैसी बन जाएगी, फैंटेसी, यांत्रिक। सजीव ना होकर के कैसी हो जाएगी, निर्जीव। अब ये प्रत्यक्ष ज्ञान पे तो आधारित नहीं होगी, ये क्या होगी, विशिष्ट ज्ञान पे आधारित होगी। और ये सहज नहीं होगी बल्कि क्या होगी, विशिष्ट। ठीक, इतनी चीज़ें और आप लोग को देखने की। कल्पना आत्मिक होती है, सजीव होगी, सहज और प्रत्यक्ष, और ये फैंटेसी यांत्रिक, विशिष्ट, निर्जीव या विशिष्ट ज्ञान पर आधारित होगी। तो इतनी बातें आपके कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत और काव्य के सिद्धांत में हैं।